तो जय हिंद साथियों, मैं अनुभव ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अंडर 24/7 के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि मेरे कुछ साथी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो उनका इंतजार हो गया खत्म, क्योंकि उनके लिए आई है ईपीएफओ की तरफ से एक बेहतरीन सी वैकेंसी। जैसे कि हम लोग को पता है कि उसका नोटिफिकेशन आ गया है, और मेरा कोई भी ऐसा साथी जो अपने फ्यूचर में ए ग्रेड लेवल की जॉब करना चाहता है, गैजेटेड ऑफिसर की नौकरी करना चाहता है, तो उसके लिए आ गया एक सुनहरा मौका। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ईपीएफओ ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इसमें आपको एपीएफसी की पोस्ट पे करीबन 80 पद हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 80 पद खाली है। तो जो भी मेरे साथी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और अभी जस्ट ग्रेजुएटेड होके वो निकला है, मतलब ग्रेजुएशन उसका हो गया है, तो वो पूरा का पूरा इस वैकेंसी का फायदा उठा सकते हो। कैसे उठा सकता है, इस वीडियो में आज आपके ईपीएफओ को लेकर जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम जानेंगे कि सर जैसे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पोस्ट इस टाइम हम लोग को कौन सी मिल जाएगी, है ना भाई। जाहिर सी बात है, पोस्ट तो जानना बहुत ही कंपलसरी है। और सर सैलरी कितनी रहेगी, सबसे बड़ी बात है भाई साहब पैसा। जिस चीज के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं आप सब लोग जितने भी मेहनत कर रहे हो, सब लोग पढ़ाई कर रहे हो किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कितना मिल जाएगा, सबसे बात तो ये डिस्कस कर लेंगे। और क्या चेंजेस आए, और सबसे बड़ी बात जो ईपीएफओ का पहले पेपर हुआ था और अब की बार जो पेपर हुआ है, क्या कोई चेंजमेंट आया है? तो बिल्कुल मेरे भाई चेंजमेंट आया है, और हम सब जानेंगे कि क्या चेंजमेंट आया है। और साथ ही साथ मैं पूरी एक स्ट्रैटेजी भी आपके लिए लेके आया हूं। करीबन आप लोगों के पास 4 महीने हैं, और उन 4 महीनों में आप किस तरीके से ईपीएफओ की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे एसएससी वाले, रेलवे वाले, या और भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, क्या वो इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल जानेंगे सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ईपीएफओ में हम लोग जैसे जानते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सी पोस्ट आई सर जी, एपीएफसी की पोस्ट आई है, मतलब कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है। तो इसमें रोल क्या रहेगा सर, पहली बात तो ग्रुप ए की नौकरी रहेगी भाई साहब, टॉप की नौकरी रहेगी बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। क्लास ए गैजेटेड ऑफिसर, और किसके अंतर्गत आती है सर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। और सर पैसे की अगर बात करेंगे, सर पैसा कितना मिलता है, तो पैसा भाई साहब 10th पे लेवल का पैसा मिलता है। और अगर बात की जाए 7th पे कमीशन के हिसाब से, तो इसकी सैलरी जो बेसिक सैलरी है वो समथिंग 56,000 के आसपास है। पर एचआरए डीए मिला के और जितने भी प्रोज एंड पर्क्स होते हैं वो सब मिला के समथिंग 7th पे कमीशन के हिसाब से 1,06,000 1,10,000 के आसपास सैलरी मिल जाती है। पर ये रीजन वाइज भी थोड़ा सा रहता है कि आप कौन सी जगह पे पोस्टेड हो, ठीक है। और आपका सबसे बड़ी बात कि आप पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी पोस्टेड हो सकते हो। तो उस चीज के लिए अपने आप को बिल्कुल रेडी रखें, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कि सर अथॉरिटी कौन इसका पेपर कराती है, भाई साहब यूपीएससी कराती है। जैसा कि पता है यूपीएससी जो है वो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, तो उसी हिसाब से एग्जाम लेवल आएगा। तो अपना डिसाइड कर लेना कि हाँ भाई किस हिसाब की तैयारी हम लोग को करके चलनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं वही टोटल रिवॉर्ड इन हैंड सैलरी 85,000 से लेके 1,05,000 1,10,000 के हिसाब से है, ठीक है। अगर 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो यही सैलरी 1,30,000 1,40,000 के आसपास आराम से आ जाएगी। तो जो भी मेरा भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर भाई अब जो जाहिर सी बात है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको ज्यादा एफर्ट्स लगाने ही नहीं है इस एग्जाम के लिए। वो तो बहुत इजीली उसको बस कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है और उसका हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगर बात कर लेते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। देखो कोई भी एग्जाम हम लोग देने जाते हैं तो सबसे पहले तो ये जानेंगे सर जी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है, सबसे बड़ी बात कि देखो आपकी बैचलर डिग्री किसी भी एक फील्ड से होनी ही चाहिए, किसी भी फील्ड से कर लो, चाहे बीकॉम से कर लो, चाहे बीएससी से कर लो, चाहे बीए कर लो, कुछ भी आपने कर रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डिप्लोमा डिग्री इन कंपनी लॉ ये किसके लिए है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, पर कुछ चुनिंदा पोस्ट, मतलब एक ही पोस्ट निकली हुई है, पर कुछ चीजों के लिए, कुछ जगहों के लिए ये माना जाएगा, ठीक है, अनिवार्य है। अब सर कितनी कौन सी कैटेगरी के लिए क्या क्या एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है वो भी देख लेते हैं। देखो भाई यूआर जनरल और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 35 साल तक एज लिमिट है, मतलब 35 साल तक अगर आप हो तो आप पेपर ये फॉर्म भर सकते हो। नो मतलब कोई एज रिलैक्सेशन जनरल वालों को तो नहीं मिला है। और ओबीसी को 3 साल का मिला है, अगर 38 लिखा है तो +3 मतलब 3 साल का जोड़ के ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो 38 साल तक जो ओबीसी में कैंडिडेट है वो भी भर सकते हैं। एससी एसटी वालों को 5 साल दे रखा है रिलैक्सेशन, अगर आप 40 साल तक हो तो आप भर सकते हो। और फिजिकल एबल्ड जो होते हैं उनको सिर्फ 10 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है, आप 45 साल के भी अगर हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि जैसे मैं देखता हूं ऐसी कोई कम पोस्ट वाली जब वैकेंसी निकलती है तो लोग बहुत प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं, टालने लगते हैं उन चीजों को कि अरे यार अभी तो टाइम है। पर नहीं, कई बार चीजें ऐसी हो जाती है कि आपका मतलब नाम तो मान लो सही होता ही है, अब नाम भी अगर आप फॉर्म भरने में गलत कर रहे हो तो फिर क्या ही है, ठीक है। बहुत चीज करने की जरूरत है। तो
चीजें ऐसे करो कि अभी से आज से ही भरना चालू कर दो, क्योंकि क्या पता शायद बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हो जाए। ठीक है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है, आज से ही फॉर्म भरना चालू कर दो। 80 वैकेंसी निकली है तो क्या हुआ, क्या पता इन 80 में ही आपका नाम आ जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा वैकेंसी थोड़ी निकालता है। और एग्जाम डेट की अगर बात की जाए तो शायद 20 दिसंबर को एग्जाम डेट इसकी फाइनल हुई है, और देख लिया जाए तो आपके पास पूरे अभी 3.5 से 4 महीने हैं, तो आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि पहले आप लेबर, अगर आप बात करते हैं चेंजेस की कि सर जी क्या चेंजेस आए हैं, तो देखो सब्जेक्ट में जो चेंज आया है, आपको पता है पहले आप लेबर लॉज पढ़ते थे, पर आपको लेबर कोड्स भी अब आपको 4 बढ़ा दिए गए हैं, और उनके बारे में भी अब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यही चेंजमेंट आया सब्जेक्ट में, और ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई चेंजमेंट आया नहीं है। तो ठीक है, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। लेबर कोड्स जो 4 नए आए हैं उन पे अच्छे से ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करता हूं कि सर कट ऑफ कितनी जाती है, क्या हम लोग को एक रेशियो लेके चलना है कि किस रेशियो तक मतलब हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि भाई जो आपका ये ईपीएफओ का एग्जाम होता है, ईपीएफओ में क्या होता है, आपके 2 फेज में पेपर होता है, एक तो फेज 1 एक फेज 2। तो फेज 1 होता है वो 300 नंबर का होता है, और 120 क्वेश्चन होते हैं उसमें। कितने भाई साहब, 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, और कितनी देर में करने होते हैं सर, 2 घंटे में करने होते हैं। तो 2 घंटे में आपको करने होते हैं, और माइनस मार्किंग वही रहती है। ठीक है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, उसमें कोई नई चीज है नहीं। तो आप किस हिसाब से प्रिपरेशन रखते हैं, देखो सबसे पहली बात, ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, और कैटेगरी वाइज है। तो अगर जनरल की बात कर लेते हैं तो 300 नंबर में से कितने, 178 नंबर, और फाइनल कट ऑफ कितनी गई है, 259। मतलब ये इंटरव्यू के मार्क्स मिला के हैं भाई। 300 नंबर का आपका फेज 1 होता है जिसमें आपको रिटर्न एग्जाम देना होता है, वही एमसीक्यू बेस्ड, और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, तो ये मिला के है 259। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 169, ओबीसी की अगर बात करते हैं 167, एससी एसटी 154, और एसटी को मतलब 147। तो आपको जो जनरल वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको सीधे सीधे इतना टारगेट लेके चलना है कि अगर पिछले साल 178 गई थी, तो आपको मेहनत करनी है कम से कम 185 नंबर की, पूरा सेफ रहने के लिए, सेफ खेलने के लिए 185 नंबर आपके आने चाहिए। और एससी एसटी वाले अपना देख लेंगे, समथिंग 160 के पास प्रिपरेशन करेंगे वो लोग। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात है कि आपको अपने आप को इतना कैपेबल रखना है कि आपके 185 नंबर आने चाहिए, बिल्कुल सेफ खेलने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कुछ नोटिफिकेशन है जो किसकी तरफ से आया था, एपीएफओ की तरफ से आया था, देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जैसे कि हम लोग को पता है कि 22 अगस्त से हमारे जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की विंडो है वो चालू हो चुकी है, और 11 जाने 12 सितंबर तक चलेगी। बस इसमें लिखा होगा ना कब तक, 22 अगस्त तक ऐसे चालू हो गया है, और कब तक रहेगा ये, 11 सितंबर तक रहेगा, 11 सितंबर तक रहेगा। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, समथिंग 20 दिन का टाइम दिया क्योंकि। ठीक है, तो देख लो। अगर वैकेंसीज की बात करते हैं तो जनरल वालों के लिए 29 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 18 है, एससी के लिए 15 है, एसटी के लिए 10 है, और जो फिजिकली एबल्ड लोग हैं उनके लिए अलग से 3 वैकेंसी निकाली हुई है। तो यही नोटिफिकेशन आया था जो यूपीएससी ने जारी किया था ईपीएफओ में। ठीक, ईपीएफओ में जो नौकरी आई है उसके लिए। चलिए अब बात करते हैं, वही चीजें मैंने बता दिया कि भाई फेज 1 के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, आरटी होता है, इसमें आपको 300 में से 185 नंबर लाने अनिवार्य है। मतलब मैं पिछले कट ऑफ के हिसाब से बता रहा हूं, तो आपको सेफ अगर खेलना है तो 185 नंबर ले आना, और इसका आपका 100 नंबर का वेटेज होता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब बात करते हैं कि सर सिलेबस क्या आ रहा है। ठीक है, तो सिलेबस को समझेंगे एक बार बहुत ही विस्तार से, मतलब बहुत ज्यादा मैंने पूरी चीजें नहीं लिखी है, पर मेन टॉपिक्स लिख दिए कि यहां से ही चीजें आएंगी। तो ये 9 ऐसे आपकी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी। तो जो मेरे भाई एपीएफओ का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो एक बार इस पे नजर टिका के जरूर देख ले, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लो। अगर जनरल इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश में सर जी क्या आएगा, तो भाई देखो इंग्लिश में आपका कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैब और एरर स्पॉटिंग आएगा, जो कि बेसिक सी चीज है। जाहिर सी बात, अगर इंग्लिश का पेपर आए तो यही सब चीजें आएंगी। ठीक है, और आज से ही मैं तो कहता हूं, अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि आपको ये फॉर्म क्लियर करना है, ये फॉर्म भरना है, तो आज से ही रोज वोकैब पे और स्पॉटिंग एरर्स पे और कॉम्प्रीहेंशन पे आज से ही दबाव डालना चालू कर दो। कम से कम 2 घंटे इंग्लिश को दो, तब जाके ही कॉम्प्रीहेंशन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें आपका 1847 का रिवॉल्ट आ जाएगा, रिफॉर्म्स आ जाएंगे, और नेशनल मूवमेंट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये पहली दूसरी चीज हो गई। फिर तीसरी चीज में करंट इवेंट्स, मतलब करंट, हाँ सबसे बढ़िया चीज है। अगर आपको ये पेपर निकालना है तो आज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, आज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, क्योंकि भाई साहब कम से 20 से 25 क्वेश्चन करंट के देखने को मिलते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन। तो अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन कर लिए तो भाई साहब आपके अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, समथिंग तो देख लो भाई। ठीक, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, भाई टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। ठीक है, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, क्योंकि 25-20 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं भाई, 20-25 क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाएंगे। अब देख लो 4 की अगर बात करते हैं, चौथे में क्या है, पॉपुलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, इसमें क्या आएगा आपका, डेमोग्राफिक, अर्बनाइजेशन और इम्पैक्ट। ये सब चीजें और भी एक दो चीजें होंगी, वो आप लोग जब डालोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएंगी।
ठीक है, ईपीएफओ की मेन वेबसाइट पे आप देख लोगे पूरे जो मेन पहले तो टॉपिक्स और जो सब टॉपिक्स हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा पॉलिटी, राइट, पार्लियामेंट, पब्लिक पॉलिसी। तो इन पे भी आपको ध्यान रखना, पॉलिटी पे भी अपनी कमांड अच्छे से बना के रखनी। ये नहीं कि पॉलिटी है तो बिल्कुल उसको हल्के में ले लिया, पॉलिटी अच्छे से बिल्कुल लेके चलना। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से भी बैंकिंग, फिजिकल, हाँ अगर आप ईपीएफओ देख रहे हो भाई साहब, इकोनॉमी से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है उस पर भी आपको जवाब डाल के ठीक ठाक चलना है, ठीक ठाक दबाव बना के चलना है। ठीक है, बजट अच्छे से पढ़ लेना, और जो इंटरनेशनल और नेशनल में जो इकोनॉमी रिफॉर्म्स चल रहे हैं उनको अच्छे से बिल्कुल समझ लेना है चीजें। ठीक है, फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पे भी अच्छे से ध्यान देना है, इसमें आपका प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, लेजर्स आ जाएंगे, और बैलेंस शीट के बारे में आपसे जवाब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लॉज बेस से भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट एंड 4 लेबर कोड्स जो मैंने बताया ना, यही चीज चेंज हुई है, यही चीज हुई है, जो 4 नए लेबर कोड्स आए हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि भाई कुछ बच्चे सिलेबस देखेंगे नहीं, और 4 लेबर कोड्स अगर नहीं पढ़ेंगे और इन्हीं से अगर 4-5 क्वेश्चन भी आ गए तो आपके सीधे सीधे नंबर 15-20 चले जाएंगे। ठीक है, तो देख लो। और साइंस की अगर बात करें तो क्वांट एंड सोशल सिक्योरिटी पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक बार देख लेते हैं जो मैंने बताया था कि सर 6 स्टेप में अब 4 महीने बचे, बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं हुआ है, 4 महीने पूरे भी नहीं बचे, 3.5 महीने मान के चलो कि इतना टाइम बचा हुआ, क्योंकि भाई आज जब इंसान प्रिपरेशन करता है तो ऐसा नहीं है कि उसका टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम वेस्ट हो जाता है कई बार कि यहाँ चला जाना, मतलब कई बार इमरजेंसीज आ जाती है तो उसमें 1-2 दिन 4 दिन बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर 3.5 महीने तो उसको 3 ही महीने मान के चलो, 3.5 महीने मान के चलो ऐसे। तो अगर पहले बात कर लेते हैं 6 स्टेप्स में इनकी स्ट्रेटेजी मैंने जो बनाई है, किस तरीके से हम 3.5 महीने में अपना ये पूरा पेपर है उसका रिवीजन और पूरी तैयारी कैसे कर लेंगे। तो सबसे पहली बात क्या करना है, आपको जो 4 नए लेबर कोड्स दिए गए हैं ना, मास्टर द 4 न्यू केबल लीगल डिफिनेशन, इनकी जो लीगल डेफिनेशन है वो अच्छे से उसके बारे में पढ़ना है। जो 4 नए लेबर कोड्स आए हैं उनको बहुत अच्छे से विस्तार में समझ के बिल्कुल तरीके से नोट्स बना के इनके बारे में पढ़ लेना। दूसरी चीज, फोकस ऑन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स रोज पढ़ो, ये नहीं कि सर मैं वीकली कर लूंगा, वीकली मेरा हो जाएगा, नहीं, रोज जब आप पढ़ोगे, रोज कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस लगाओगे करंट अफेयर्स के, तब जाके 3.5 महीने में आपको अच्छे से चीजें क्लैरिफाई होंगी। ठीक है, मतलब भाई रिवीजन करो, रोज उसको करंट अफेयर को पढ़ो, वीकली तो उसका रिवीजन करो कि आपने पिछले 6 दिन में क्या पढ़ा है, वो संडे को आप रिवीजन करो। ठीक है, फिर सॉल्व पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब रोज तो मत लगाओ पर वीक में कम से कम 2 पीवाईक्यूज तो लगाओ कि भाई पिछले 2-3 साल पहले वाले एग्जाम में क्या पूछा गया था, तो आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे इस लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज वीक में 2 से 3 बार लगाने ही लगाने हैं, मोस्ट कंपलसरी। ठीक है, अब बात करते हैं डेली इंग्लिश प्रैक्टिस। ठीक है भाई, इंग्लिश जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा आपको उसमें इफ्बर्ट तो नहीं करना है, बहुत तरीके से पढ़ना है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होती इंग्लिश, तो कॉम्प्रीहेंशन पे दबाव डालना चालू कर दो, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें इंसान रो देता है थोड़ा सा। भाई कॉम्प्रीहेंशन अगर लेंदी आ गया तो उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट जाता है ना, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था गाइस। चलिए अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4th स्टेज में आप लोगों को इंग्लिश की रोज अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज्यादा टाइम जाया कर देता है। ठीक है, तो इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे, रोज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ताकि जो आपकी क्या कॉम्प्रीहेंसिव सॉल्व करने की पावर है वो और अच्छी हो जाए। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं कि आप डेली नहीं करना है आपको, पर वीक में कम से कम 2 से 3 बार आपको एक मॉक टेस्ट देना, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि भाई मैं मतलब उस लेवल पे आ गया हूं कि ईपीएफओ का एग्जाम निकाल लूं। ठीक है, तो आपको वीक में 2 बार बस मॉक टेस्ट अपना दे देना, और अपने एरर जो है, जो आपने गलत क्वेश्चन किए उनकी एक अलग से नोटबुक बना लेना और उनको अच्छे से एनालाइज करना। ठीक है, चलिए फिर 6th स्टेप में आपको क्या करना, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस पे तो भाई दबा के ध्यान देना। ये 3 ऐसे मेन सब्जेक्ट हैं जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेंगे, और इन्हीं से ही आपको महारत हासिल होगी। ठीक है, जब आप इन तीनों को अच्छे से बिल्कुल अच्छे से क्लियर आउट कर लोगे, फिगर आउट कर लोगे, तभी जाके आपके एग्जाम में कम से कम 185 आने ही है। भाई आपको मैंने बताया ना, 185 का टारगेट आपको लेके ही चलना है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। ठीक है, और 300 में 185 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कुछ उन्हें बस एक्स्ट्रा ही पढ़ना है। हाँ, हालांकि जो अभी ग्रेजुएट होके आए हैं उनके लिए थोड़ी सी दुविधा की बात हो सकती है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट करना है, और जो यूपीएससी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको बस लेबर के जो 4 कोर्स नए आए हैं वो एक्स्ट्रा पढ़ना है, और 1-2 चीजें जो एक्स्ट्रा है वो पढ़नी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए, तो वही है, वो तो लास्ट में समरी है, इसका कुछ खास वो रखना नहीं है। पर हालांकि मैंने जितना आपको बताया है इस चीज पर अगर आप खरे उतरे तो ये जो 80 वैकेंसी आपकी ईपीएफओ की निकली है, इसमें से 1 सीट आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं देखना है कि कितनी वैकेंसी निकली है, कितनी कम वैकेंसी निकली है, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।